Good morning, class. I, Dr. Amandeep, welcome you all. So, students, हम लोग मैनेजमेंट ऑफ कैश चैप्टर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कैश मैनेजमेंट की टेक्निक्स का एक पार्ट कर लिया था। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग टेक्निक्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। So let's discuss this topic. So what you will be learning after attending this particular lecture? Cash management techniques we will be discussing. The remaining 4 techniques which we will be discussing in this particular lecture, they are cash flow statement technique, cash flow ratios are there for managing the cash. Then these two models are there, Baumol model and Miller-Orr model. These are two important models for cash management. There are chances कि in the exam you will get a question from this particular topic, and thus then in the very last we will be discussing how to manage the cash flow, that is inflow and outflow. So let's discuss the remaining techniques. So cash budget technique, which we have already covered in the last lecture, we will be discussing today cash flow statement technique, cash flow ratio, Baumol model and Miller-Orr model. So basically there are 5 techniques of cash management. Why we are managing cash? Because excess cash is bad and inadequate cash is also not a good thing. So we are deciding the optimum amount of cash which business should have in its बैलेंस एज कैश बैलेंस। तो इसमें से कैश बजट टेक्निक हमने लास्ट लेक्चर में कर ली है और ये 4 टेक्निक्स अब हम करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेकंड टेक्निक, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट यू ऑलरेडी नो, यू नो प्लस 2 में आपने पढ़ा हुआ है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो एक स्टेटमेंट होती है जो शो करता है कि इनफ्लो कितना हो रहा है और आउटफ्लो कितना हो रहा है कैश का। So नाम से पता लग रहा है कि how much inflow was there and how much outflow was there during a particular period. तो अब हमने जो कैश बजट बनाया था पिछले लेक्चर के अंदर, कैश बजट में और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? कैश बजट हम स्टार्टिंग में बनाते हैं बेटा, साल के स्टार्टिंग में हम बजट स्टार्टिंग में बनाते हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है साल के एंड में बनता है। तो आप कैश बजट बना सकते हैं, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट आप जब बनाओगे तो इन दोनों को कंपेयर करके आप देख सकते हो कि कहाँ पे कैश की आपको ज्यादा रुकावटें आई और क्या क्या डिफरेंसेस रहे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अच्छी टेक्निक है जिससे पता लगता है कि कैश का सोर्स क्या था और कैश की एप्लीकेशन क्या थी, मतलब कहाँ कहाँ से कैश आया और कहाँ कहाँ पे कैश लगा ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपको ये बताता है कि जो कैश जो बैलेंस बचा है या जो 2 पीरियड के बीच में जो कैश आया है उसके कारण क्या क्या रहे, कहाँ कहाँ से वो रीजन क्या रहा। तो ये आप ऑलरेडी आपने प्लस 2 में किया हुआ है, तो इसका कोई क्वेश्चन नहीं है एग्जाम इस बुक के अंदर। तो लेट्स डिस्कस द थर्ड टेक्निक, दैट इज कैश फ्लो रेशियोज। कुछ कैश फ्लो रेशियोज भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ये भी एक टेक्निक होती है, ये भी एक मेथड है फॉर कैश मैनेजमेंट। तो ये कैश फ्लो रेशियो जो होते हैं ये हम कैश प्लानिंग और कैश कंट्रोलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला रेशियो जो है वो है कैश टर्नओवर रेशियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। ये रेशियो क्या बताता है कि आपका जो कैश फ्लो की जो स्पीड है उसकी एफिशिएंसी क्या है, कितनी जल्दी वो आपके बिजनेस से निकल रहा है, कितनी जल्दी सेल आपकी कैश में कन्वर्ट हो रही है और कैश दोबारा फिर वो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जा रहा है, मतलब कितनी स्पीडली कैश आपके पास टिकता नहीं है और घूमता रहता है। तो इससे एफिशिएंसी पता लगती है, स्पीड पता लगती है कैश फ्लो की। तो जितना ये ज्यादा होगा उतना ही कैश की रिक्वायरमेंट आप कम रखते हो, मतलब कैश रुकता नहीं है आपके पास। तो इससे ये पता लगता है कि कैश बहुत अच्छी तरह आपने संभाला है। बट अगर आप कैश कम रखते हो तो ये भी एक लिक्विडिटी को प्रॉब्लम है। तो दोनों ही बातें हैं इसमें। तो ये स्पीड और एफिशिएंसी को दिखाते हैं कि कितनी जल्दी आपका कैश बिजनेस से जा रहा है, ज्यादा टाइम के लिए आप रखते नहीं हो, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आप उसको दोबारा यूज कर रहे हो। फॉर्मूला क्या है
कैश टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू सेल कितनी हो रही है आपको पर पीरियड और कैश बैलेंस कितना है आपके पास। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि सेल मान लो आपकी 10 लाख की हो रही है एक साल के अंदर और कैश बैलेंस आप रखते हो सिर्फ और सिर्फ यू कैन से 20,000, तो कैश टर्नओवर रेशो हो गया 50 टाइम्स। मतलब एक साल में 50 बार आपका कैश घूम रहा है, जितने जल्दी आता है उतने जल्दी चला जाता है, तो लगभग 50 बार आपका कैश, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो 50 बार आपके पास से आ रहा है और जा रहा है। तो अगर इसको आप मंथली देखोगे तो 50/12 करोगे तो लगभग 4.2 टाइम्स पर मंथ, एक महीने में लगभग 4 बार आपका कैश घूमता रहता है। तो इससे जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा माना जाता है कि आप कैश बैलेंस कम रखते हो और कैश घूमता रहता है आपके बिजनेस में। दूसरा रेशो है कैश कवरेज रेशो। ये रेशो बताता है कि फर्म की क्या एबिलिटी है प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को पे करने में। अगर आपके पास जो कैश फ्लो आ रहा है, एनुअल कैश फ्लो जो आ रहा है आपके पास जो पैसा पड़ा है, उससे क्या आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट भी कर पाओगे या नहीं। तो जितनी ज्यादा आपके पास कैश फ्लो होगी उतना ही आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर दोगे। तो ये अच्छी बात है, जितना ज्यादा होगा ये रेशो उतना ही ज्यादा आपकी कंपनी की एबिलिटी अच्छी होगी। कैश कवरेज रेशो का फार्मूला क्या है? एनुअल कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले जो आपके पास एनुअल कैश फ्लो आया है उसको लेना है, डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इंटू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ये जो टैक्स रेट का आपको फायदा मिलता है उसको हमने कंसीडर किया है। तो इसका एग्जांपल देख सकते हो आप कि कितनी एबिलिटी है आपकी इंटरेस्ट पे करने की। देखिए आप एग्जांपल देखिए, जैसे आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, बिफोर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, तो वो है आपका 3,48,000। तो एनुअल कैश फ्लो, इसको हम एनुअल कैश फ्लो भी बोल सकते हैं। एनुअल कैश फ्लो बिफोर अर्निंग एंड बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3,40,000 आपकी एनुअल कैश फ्लो है और आप लोग जो है वो 34,000 इंटरेस्ट पे करते हो प्लस 70,000 आप लोग टैक्स पे कर रहे हो, प्रिंसिपल पे करना है आपने। तो फार्मूला क्या था? एनुअल कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय टैक्स रेट। तो ये कितना था? 3,48,000, इंटरेस्ट आपका 34,000 प्लस प्रिंसिपल आपका 70,000, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 50। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स। मतलब आपके पास इतना पैसा पड़ा, इतना एनुअल कैश फ्लो आता है कि आप 2 बार इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल की पेमेंट कर सकते हो। तो ये जितना ज्यादा आएगा उतना ही अच्छा होता है बिजनेस के लिए कि आप उतनी ज्यादा पेमेंट कर सकते हो। देन कैश कवरेज रेशो, ये हमने कर लिया। थर्ड रेशो है आपका कैश टू एवरेज डेली परचेज रेशो। कैश टू एवरेज डेली परचेज रेशो, अब कैश ऊपर आ जाएगा और एवरेज डेली परचेज नीचे आ जाएगा। तो ये जो 2 होता है, 2 से आगे वाला पोर्शन हमेशा नीचे आता है, 2 से पहले वाला पोर्शन हमेशा ऊपर आता है। तो ये रेशो क्या बताता है? इससे आपकी लिक्विडिटी पता लगती है कि इससे ये पता लगता है कि कितना बैलेंस आपको पास पड़ा रहता है डेली परचेज की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। आपके पास कितना कैश बैलेंस पड़ा है कि आप जो डेली की जो परचेजेज आप करते हो उसको कितने दिनों तक आप कर पाओगे। तो इससे लिक्विडिटी पता लगती है कि आपके पास कितना कैश पड़ा है कि आप उससे डेली परचेज रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर पाओगे। जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। फार्मूला क्या है? कैश बैलेंस डिवाइड बाय एवरेज डेली परचेज। एवरेज डेली परचेज कैसे निकालोगे? जितनी टोटल परचेज हो रही है उसको डिवाइड कर दो डेज से, तो एवरेज डेली परचेज आपकी आ जाएगी। मान लो एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास कैश बैलेंस पड़ा है 2 लाख रुपए का और एवरेज डेली परचेज आप करते हो 20,000 की, मतलब एक दिन में आप लगभग 20,000 रुपए का सामान आपको चाहिए आपको परचेज करने के लिए। तो आपके पास 10 डेज का कैश पड़ा है क्या करने के लिए? डेली परचेज करने के लिए। तो इससे
गुड इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी कि आप 10 दिन तक पेमेंट कर सकते हो, जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट रेशियो है डेज टू कैश अवेलेबल रेशियो। डेज टू कैश अवेलेबल रेशियो कि आपके पास कितने दिनों का कैश पड़ा है, कितने दिनों तक आप काम चला सकते हो अगर आपके पास नया कैश नहीं आए तो। ये भी लिक्विडिटी को बताता है बिजनेस की। इससे पता लगता है कि कितने नंबर ऑफ डेज तक आप कैश बैलेंस आपके पास पड़ा रहता है, कितने दिनों तक आप बिजनेस का काम चला सकते हो। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। फार्मूला क्या है देखो, डेज टू कैश अवेलेबल, कितने दिनों तक कैश अवेलेबल रहेगा आपके पास, एवरेज कैश बैलेंस डिवाइड बाय एवरेज डेली आउटफ्लो। वही सेम, मान लो आपके पास 10 लाख रुपए एवरेज कैश बैलेंस पड़ा रहता है और एवरेज डेली आउटफ्लो आपका 50,000 का हो रहा है, एक दिन में 50,000 रुपए की आउटफ्लो होती है, 10 लाख रुपए आपके पास एवरेजली पड़े रहते हैं। तो ये आ गया 20 डेज, मतलब 20 डेज तक आपको काम आपका चल जाएगा। जितने भी आपके डेली आउटफ्लो हो रहे हैं उनको आप पे करते रहोगे 20 डेज तक। तो जितना ये ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। लास्ट रेशियो है कैश ब्रेक इवन पॉइंट। तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता ही है, वो पॉइंट जहां पे आपको सारे के सारे कैश एक्सपेंसेस आप कर सकते हो। तो ये कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या बताता है, ये प्रोडक्शन का वो लेवल होता है, उस लेवल को बताता है प्रोडक्शन के जहां पे फर्म जो सारे के सारे खर्चे हैं वो कैश एक्सपेंसेस कर सकती है। मतलब उस यूनिट को बता देगा कि आप कितनी प्रोडक्शन की कितनी यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हो, कि बिजनेस में जो कैश पड़ा है सिर्फ उसी से आप काम चला सकते हो, सारे के सारे खर्चे आप कैश से भुगता सकते हो। तो कितनी यूनिट आप प्रोड्यूस कर सकते हो। दोबारा सुन लो, ये रेशियो क्या बताता है कि वो प्रोडक्शन लेवल क्या होगा जिसके ऊपर फर्म सारे के सारे खर्चे जो है कैश में पे कर सकती है। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर होता है। तो फार्मूला क्या है, कैश में फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है। कैश फिक्स कॉस्ट कितनी है डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन आपको पता होता है कैसे बनता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट को अगर आप कैश में जो फिक्स कॉस्ट लग रही है उसको अगर कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैश ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसका एक एग्जांपल देखिए, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल्स दिए हुए हैं क्वेश्चन बुक के अंदर कि आपको कैश फिक्स कॉस्ट दी हुई है कितनी, 80,000 रुपीज, डेप्रिसिएशन भी दी हुई है 20,000 रुपीज, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है पर यूनिट 10 रुपी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है 6 रुपी। आपने क्या निकालना है, कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि कैश फिक्स कॉस्ट कितनी है 80,000 रुपीज डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का आपको पता ही है फार्मूला, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये आ जाएगा 4। तो वो यूनिट कितनी आ जाएंगी 20,000 यूनिट। मतलब 20,000 यूनिट तक आपके बिजनेस को बाहर से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, आपके बिजनेस में जो पैसा पड़ा है उसी से आपका काम चल जाएगा। तो जितना ये कम होगा उतना ही आपको अच्छा लगेगा, जितना ये रेशो, जितना ये ब्रेक इवन पॉइंट कम आएगा यूनिट्स में उतना ही अच्छा होता है। अब मान लो आपको 20,000 यूनिट पे कोई कैश की जरूरत नहीं है, तो अगर ये किसी और फर्म का 10,000 आ रहा है तो इसका मतलब उसको 10,000 तक कोई जरूरत नहीं है बाहर से पैसा लेने की। मतलब कि अगर आपका लोअर प्रोडक्शन लेवल भी हो रहा है तो भी सारे के सारे आप कैश आउटफ्लो सहन कर सकते हो। तो जितना कम होगा उतना ही अच्छा होता है। नेक्स्ट आपका जो मेथड है वो है बाउमल मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये मेथड है कैश को मैनेज करने का, बाउमल मॉडल। बहुत ही इजी मेथड है, इसको हम कैश मैनेजमेंट मॉडल भी बोल देते हैं। तो यूं समझ लो कि कैश को मैनेज करने का जो मॉडल है उसको आप बाउमल मॉडल ही बोलते हो। अगर एग्जाम में लिखा आता है कि एक्सप्रेस या एक्सप्लेन कैश मैनेजमेंट मॉडल, तो इसका मतलब वो बाउमल मॉडल की बात कर रहे हैं, राइट। तो देखिए बाउमल मॉडल में हम क्या डिसाइड करते हैं
ऑप्टिमम कैश लेवल डिसाइड करते हैं। तो देखिए आपको पता होगा कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस अगर आपको निकालना हो तो आपको पता है कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस का मतलब क्या होता है। देखिए कैश बैलेंस ना ही तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही इनएडिक्वेट होना चाहिए, तो ऑप्टिमम होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ज्यादा है तो लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, वो तो हमें अच्छी लगती है लिक्विडिटी, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि आप क्या करते हो, जब ज्यादा कैश रखोगे तो लिक्विडिटी तो इंक्रीज हो जाएगी बट प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने पैसा ज्यादा अपने पास रख रखा है, उसको आप कहीं इन्वेस्ट कर नहीं रहे हो। कैश जो होती है नॉन अर्निंग आइटम होती है बेटा, तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। लिक्विडिटी तो बढ़ जाती है बट प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा, अगर आप इनएडिक्वेट कैश रखते हो तो भी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि इससे लिक्विडिटी तो कम हो जाती है बट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि कैश आप पूरा नहीं रखोगे, सारे का सारा कैश आप बिजनेस में लगा दोगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब बात ये आती है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी जब बढ़ाने की बात आती है तो प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे नहीं बढ़ती है कि इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती, कॉस्ट उसमें भी लगती है। जब आप कैश को कहीं इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट करते समय कुछ आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब ब्रोकरेज हो गई, आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है, अकाउंटिंग कॉस्ट लग जाती है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आपको, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, ये कुछ कॉस्ट आपको लग जाती हैं। तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकालते टाइम आपको दो इश्यूज आते हैं, एक तो लिक्विडिटी का इश्यू आता है और दूसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट का इश्यू आता है। तो अगर लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी अगर ज्यादा होगी तो फिर आप कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। लिक्विडिटी तो ज्यादा हो जाएगी ज्यादा कैश रखने से, बट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें ज्यादा लग जाएगी। कैसे? क्योंकि जब आप ज्यादा लिक्विडिटी के चक्कर में पड़ोगे तो आप कहीं और अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, उससे आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ती है। और अगर आप लिक्विडिटी कम रखते हो तो फिर आपको वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करोगे, उससे आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ती है। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है कि अगर लिक्विडिटी ज्यादा रखोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ेगी, लिक्विडिटी कम रखोगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ेगी। तो इन दोनों में आपको बैलेंस बनाना होता है। तो वो बैलेंस कैसे बनता है? बाउमल मॉडल ने एक फार्मूला दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकाल रहे हैं। कैसे? एक रिलेशन बैलेंस बना रहे हैं किसके बीच में, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में। तो टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर इन्वॉल्व, टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर इन्वॉल्व। दो तरह की कॉस्ट बेटा आपको पड़ती है जब भी आप कैश बैलेंस बिजनेस में रखने के चक्कर में रहते हो कि कितना कैश बैलेंस रखें। अगर ज्यादा कैश बैलेंस रखोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा कैश बैलेंस रखोगे तो ठीक है लिक्विडिटी तो बढ़ जाएगी, पर वो जो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए आपने अपने पास रख लिया, उससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपने अपने पास कम रखा, ज्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो उस कैश को तो आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है, सिक्योरिटीज को रजिस्टर करवाना पड़ता है, अकाउंटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इन दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से और ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बीच में। तो वो कैसे बनता है? बाउमल मॉडल ने उसके लिए क्या दिया है, एक ऑप्टिमम कैश बैलेंस का एक लेवल दिया है जहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट जो आपकी है इक्वल हो जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सॉरी फॉर मिस प्रिंटिंग। तो आपकी जहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इक्वल हो जाएंगी वहां पे आपका ऑप्टिमम कैश बैलेंस आ जाएगा। तो फार्मूला क्या है बाउमल मॉडल का? C इज इक्वल टू 2U इंटू P डिवाइड बाय S, अंडर रूट हो जाएगा इनका। तो यहाँ पे आपका C क्या है, ऑप्टिमम कैश लेवल, U क्या है, कैश डिस्पर्समेंट ऑफ द ईयर, एक साल में आप कितना कैश डिस्पर्स करते हो, मतलब कितनी पेमेंट करते हो एक साल में। P क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की हम बात कर रहे थे ना, तो ये वो यहाँ आ गई ट्रांजैक्शन कॉस्ट की फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। और S क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 रुपी पर एनम या पर मंथ। तो देखिए ये मॉडल, देखिए बाउमल मॉडल क्या कह रहे हैं
बाउमल मॉडल ये कह रहा है कि जब आप कैश ज्यादा रखते हो तो फिर आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी नहीं पड़ती, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देनी पड़ती है। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जब आप ज्यादा कैश रखोगे तो आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। जब आप कैश कम रखते हो तो आप इन्वेस्ट ज्यादा करोगे उस कैश को कहीं, तो उसमें फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ती है। तो बाउमल कॉस्ट एक बैलेंस दे रहा है, किसमें? ट्रांजैक्शन कॉस्ट में और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बैलेंस दे रहा है वो। जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगी वहां पे बेस्ट आपका ऑप्टिमम लेवल बनेगा कैश का। तो फार्मूला क्या है? 2u इंटू पी डिवाइड बाय एस। तो u क्या है आपका? कैश डिसबर्समेंट ऑफ द ईयर। p क्या है? फिक्स ट्रांजेक्शन पर कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। और s क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 रुपी। इलस्ट्रेशन देखो एक सिंपल सी, मंथली कैश रिक्वायरमेंट दी हुई है 50,000 की, तो ये क्या हो गई? u। फिर आपकी फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन दी हुई है, ये हो गई p। और इंटरेस्ट रेट आपकी 12% पर एनम दी हुई है, तो ये पर एनम है। और इधर ये मंथली कैश रिक्वायरमेंट है, तो इसको डिवाइड बाय 1 कर देंगे तो 1% हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ मंथली है ना बेटा और यहाँ पर एनम है, तो 1% रेट हो जाएगी ना। तो फार्मूला क्या है? 2u इंटू पी डिवाइड बाय एस। तो ऑप्टिमम कैश लेवल कैसे निकलेगा? 2 इंटू 50,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 1। तो ये कितना आ जाएगा? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज। तो हमें 10,000 रुपीज का ऑप्टिमम लेवल रखना चाहिए। तो दिस इज द बाउमल मॉडल। नेक्स्ट आपका जो मॉडल है वो है मिलर और मॉडल। मिलर और मॉडल जो है वो, इसको हम स्टोकेस्टिक मॉडल भी बोलते हैं। देखिए जो आपने अभी बाउमल मॉडल किया है ना, उसमें एक लिमिटेशन थी बाउमल मॉडल के अंदर। बाउमल मॉडल की लिमिटेशन क्या थी कि बाउमल मॉडल ये कहता है कि जो कैश आउटफ्लो हो रहा है वो रेगुलर हो रहा है। ये अज्यूम करके चलता है कि सर्टेन लेवल ऑफ कैश बैलेंस आप रखते ही हो, कि आप जो है ना फ्लक्चुएशंस जो है उसमें नहीं मान के चलता था वो। तो इसमें फ्लक्चुएशंस को हम डील करते हैं मिलर और मॉडल के अंदर। दोबारा आप मेरी बात सुन लीजिए, बाउमल मॉडल को आप यूज नहीं कर सकते अगर कैश फ्लो जो है वो अनसर्टेन है या फिर कैश जो है वो फ्लक्चुएट होता है बहुत ज्यादा। क्योंकि बाउमल मॉडल क्या मान के चलता है कि कैश फ्लो जो है वो रेगुलर रहता है, वो फ्लक्चुएट नहीं होता। तो फ्लक्चुएशन अगर हो रही है बहुत ज्यादा तो कौन सा मॉडल यूज करेंगे? मिलर और मॉडल। तो बाउमल मॉडल की क्या लिमिटेशन थी कि कैश के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं रिक्वायरमेंट के अंदर, वो डील नहीं करता था वो। तो उसको डील करने के लिए कौन सा मॉडल है हमारे पास? मिलर और मॉडल। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टोकेस्टिक मॉडल। इसको हम स्टोकेस्टिक मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल को आप यूज कर सकते हो अगर फर्म का जो कैश बैलेंस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है इरेगुलरली, मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है कैश बैलेंस के अंदर। कभी आपको कैश ज्यादा चाहिए, कभी, क्योंकि कभी भी पता नहीं होता ना कैश बैलेंस कितना, कहीं से कोई आपको ऑर्डर मिल जाए, कैश बैलेंस ज्यादा हो जाए, आपके पास स्ट्राइक हो जाए, कुछ भी बिजनेस में कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपकी कैश बैलेंस जो है वो लगातार फ्लक्चुएट होता रहता है तो आपको कौन सा मॉडल लगाना चाहिए? मिलर और मॉडल। तो इस मॉडल की 2 अजम्पशंस हैं, वो देख लेते हैं। बहुत ही इजी मॉडल है। अजम्पशन क्या लेके चलता है कि ये जो आपके पास एक्स्ट्रा कैश आता है उसको आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज में ट्रांसफर कर सकते हो बहुत ही जल्दी, पॉसिबल प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मतलब जल्दी आप ट्रांसफर कर सकते हो मार्केटेबल सिक्योरिटीज को, बट फिर भी आपको कुछ ना कुछ कन्वर्जन कॉस्ट तो देनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं। पहली अजम्पशन तो ये है कि हम बहुत जल्दी हमारे पास जो एक्स्ट्रा कैश होता है उसको, जो मार्केट में सिक्योरिटीज होती हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं? जिनको आप जल्दी परचेज कर सकते हो, जल्दी बेच सकते हो। दूसरी अजम्पशन क्या है कि मार्केटेबल सिक्योरिटी जब आप लेते हो तो उससे आपको एक मार्जिनल यील्ड मिलती है, ऐसी कुछ कमाई होती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इनकम। तो राइटर ये कह रहा है कि मार्जिनल सिक्योरिटी जब आप खरीदते हो तो उससे आपको थोड़ी सी इंटरेस्ट इनकम होती है, वो मार्जिनल यील्ड के रूप में आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम आपको जरूर मिलती है इंटरेस्ट की फॉर्म में। तो ये 2 अजम्पशंस हैं।
इसमें 3 स्टेप्स होते हैं बेटा, उसको समझने से पहले इस ग्राफ को हम समझेंगे। देखिए मिलर ने ये ग्राफ आपको दिया है, इस ग्राफ से आपको समझना आसान होगा कि कैसे मिलर क्या कह रहा है कि कैश बैलेंस कैसे आपने मेंटेन रखना है। मिलर और मॉडल के अंदर यहाँ पे आपका कैश बैलेंस हो जाएगा कितना रखना है, और ये आपका टाइम। देखिए उसने सबसे पहले एक लोअर लिमिट दी है, तो ये जो आपकी है वो ये जो लेवल है ये लोअर लिमिट लेवल है, क्लियर। और इधर इसने एक हायर लेवल लिमिट दी है कि इससे ज्यादा कैश आपको नहीं रखना। इसको अपर लिमिट बोला है उसने H, और इसको लोअर लिमिट बोला है L। तो आपका जो कैश बैलेंस है वो इससे कम कभी नहीं होगा और इस लेवल से ज्यादा कभी नहीं होगा। ये मिलर के अकॉर्डिंगली 2 कंट्रोल लिमिट उसने बनाई है कैश बैलेंस के लिए, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। तो इन दोनों से कैश बैलेंस कभी भी ऊपर नहीं जा सकता, इन दोनों के बीच में घूमता रहेगा, क्लियर। अगर फर्म के पास कैश बैलेंस जो है वो यहाँ टच हो गया है, मान लो ये फर्म का कैश बैलेंस है, ये कम ज्यादा होता रहता है, क्लियर, क्योंकि फ्लक्चुएट हो रहा है, इसलिए हमने मिलर और मॉडल लिया है ना, क्योंकि अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी तब हम मिलर और मॉडल लेंगे। अगर कम रेगुलर अगर कैश बैलेंस आ रहा है तो कौन सा मॉडल लेंगे हम, पीछे वाला मॉडल जो मैंने आपको कराया था बाउमल मॉडल। तो यही बाउमल मॉडल की लिमिटेशन क्या है कि अगर कैश बैलेंस के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही हो इररेगुलरली, तो कौन सा मेथड लगाएंगे, बाउमल मेथड नहीं लगाएंगे, मिलर और मॉडल लगाएंगे। तो अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही है और इस ऊपर वाली लिमिट को हमने टच कर लिया है, तो इसका मतलब आपके पास कैश बहुत ज्यादा हो गया है। उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सिक्योरिटीज को परचेज करना पड़ेगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को आप परचेज कर लीजिए। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी को जब परचेज कर लोगे तो वो कैश आपका नीचे आ जाएगा, किस लेवल तक, रिटर्न लेवल तक। एक लेवल और बनाया है उसने, दैट इज रिटर्न लेवल। इस लेवल पे हमें वापस आना होता है, दैट इज R, क्लियर। तो इस लेवल पे हम वापस आ जाएंगे, फिर आपकी फ्लक्चुएशन चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के बीच में, इस लेवल के बीच में और इस लेवल के बीच में अगर कोई फ्लक्चुएशन हो रही है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही इस नीचे वाले लेवल पे पहुंचता है वो, इसका मतलब कैश आपके पास बहुत कम हो गया है। अब आपको क्या करना है, कुछ सिक्योरिटीज को सेल कर देना है और किस लेवल पे वापस आ जाना है, रिटर्न लेवल के ऊपर। तो हमेशा आपने रिटर्न लेवल पर वापस आ जाना है कि इतना कैश हमारे पास होना चाहिए। तो दैट इज द बाउमल मॉडल। सो दोबारा मैं इसको आपको शो कर रहा हूं कि आपने इसको कैसे बनाना है। बाउमल मॉडल क्या कहता है, बाउमल मॉडल क्या कहता है कि आपने इधर कैश को रखना है, इधर आपका टाइम हो जाएगा, इधर आपका कैश हो जाएगा। तो आपने 2 लिमिट बनानी है बेटा। एक लिमिट तो ये हो गई, इसको हम बोलेंगे अपर लिमिट H, और एक हमने लोअर लिमिट सेट कर दी है जिसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट L। अब बाउमल क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में आप कितनी भी ट्रांजैक्शन, कैश बैलेंस आपका कितना भी फ्लक्चुएट होता रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसने एक रिटर्न लेवल भी दिया है कि मान लो आपकी जो ट्रांजैक्शन है ये आपका कैश बैलेंस यूं यूं करके यूं उसमें फ्लक्चुएशन हो रही है और वो यहाँ टच कर गया है, तो अपर लिमिट को टच कर गया, इसका मतलब इससे ज्यादा कैश तो होना ही नहीं चाहिए। मान लो ये 10 लाख रुपए है, 10 लाख से ज्यादा कैश नहीं होना चाहिए आपके पास, तो ये 10 लाख को टच कर गया। तो अब इसको हमने दोबारा नीचे लेके आना है। तो किस लेवल पे नीचे लेके आए, लोअर लिमिट पे नहीं लेके आके आना, क्योंकि लोअर लिमिट तो डेंजरस लिमिट है, ये उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। तो हमने क्या बना दिया, बाउमल ने क्या बना दिया, एक रिटर्न लेवल बना दिया। रिटर्न लेवल मतलब जब भी ऊपर नीचे ज्यादा हो जाए तो इस लेवल के ऊपर आपको दोबारा आना है। तो यहाँ पे आपका जब टच कर गया तो इसको नीचे आप ले आओ। कैसे लाओगे, आपके पास कैश ज्यादा है तो आप क्या करोगे, कुछ सिक्योरिटीज को परचेज कर लोगे, बाय सम सिक्योरिटीज, बाय सिक्योरिटीज। तो इससे आपके पास कैश जो है वो यहाँ इस लेवल पे आ जाएगा, दैट इज द रिटर्न लेवल। फिर आपका जो कैश है वो फिर फ्लक्चुएट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब वो यहाँ टच कर गया है, इसका मतलब ये लोअर लिमिट आ गई है, इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब आपके पास पैसे नहीं है। तो दोबारा फिर आपको यहाँ आना है, इसके लिए फिर आप कुछ सिक्योरिटीज को सेल कर दोगे, सेल करने से पैसे आ जाएंगे, फिर आप यहाँ आ जाओगे। तो इन दोनों के बीच में
अगर आपका कैश फ्लक्चुएट हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कब आएगी जब इसको टच करेगा वो, या तो यहाँ या फिर यहाँ, इन दोनों के बीच में। फिर आपको आना कहाँ पे है वापस, रिटर्न लेवल के ऊपर। यहाँ से फिर आप यहाँ आओगे, और अगर आप मान लो यूं करते करते यहाँ पहुंच गए तो आपको फिर रिटर्न लेवल पे आना है। तो दैट इज द बाउमल मॉडल। अगर आपकी कैश बैलेंस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही हैं तो आप इस मॉडल को अपना सकते हो। इससे आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिल जाती है, और फिर आपको आपका कैश जो बैलेंस है वो ऑप्टिमम यूटिलाइज हो जाता है। तो इस मॉडल के जो 3 स्टेप्स हैं बेटा, इस मॉडल को बनाने के लिए 3 आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप तो होता है कि लोअर लिमिट कैसे आप डिसाइड करोगे। ये जो आपकी लोअर लिमिट थी नीचे नीचे, ये कैसे डिसाइड होगी। तो मिनिमम कैश बैलेंस जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये तो डिसाइड हो जाएगी, एल तो डिसाइड हो जाएगी। फिर बात आती है वेरिएबिलिटी कितनी है कैश फ्लो के अंदर, वो भी आप देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस कि आपकी वेरिएबिलिटी कितनी आ रही है, कितना वेरिएबिलिटी हो रही है आपके बिजनेस के अंदर। फिर हम क्या निकालना होता है, हमें कंप्यूटिंग द स्प्रेड और वी कैन से डिस्टेंस, हमें जेड निकालना होता है लोअर और अपर लिमिट के बीच में, कि अब हमें अपर लोअर लिमिट तो हमें मिल गई और वेरिएबिलिटी भी हमें मिल गई। तो अब हमें डिसाइड करना है कि अपर लिमिट कहाँ डिसाइड करोगे आप। तो अपर लिमिट कैसे डिसाइड करोगे, तो अपर लिमिट डिसाइड करने के लिए फार्मूला जो है वो जनरली ये कहता है, ये आपकी आर हो गई। तो आर का 3 टाइम्स होता है अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, जो आपका रिटर्न लेवल है उसका लगभग 3 टाइम्स होता है, और इसके लिए एक फार्मूला भी दिया है। तो ये जो आपका डिस्टेंस है अपर और लोअर के बीच में, ये कैसे निकलेगा, यही इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि ये अपर लेवल हो गया, ये लोअर लेवल हो गया। अपर लेवल डिसाइड कैसे करोगे आप, तो दैट इज कॉल्ड द स्प्रेड और द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है अपर और लोअर के बीच में वो कैसे निकलेगा, उसको हम बोलते हैं जेड। तो जेड कैसे निकलेगा बेटा, दोबारा समझ लो। देखिए ये आपका मॉडल था, सबसे पहले आपने लोअर लिमिट निकालनी है। लोअर लिमिट निकल जाएगी, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपको जो मिनिमम कैश बैलेंस आप निकाल सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और ये जो रिटर्न लेवल है ये भी आपको पता लग सकता है। अब बात आती है कि अपर लेवल कैसे डिसाइड करें, कहाँ तक आपको चाहिए। तो उसके लिए हमने एक फार्मूला लगाया है, उसको बोलते हैं जेड, कि ये जो डिस्टेंस है अपर और लोअर के बीच में, इसको कैसे निकालना है। तो जेड का फार्मूला क्या है, √3tv डिवाइड बाय 4i। वही जो पिछला चल रहा है वही सेम अंडर रूट वाला चक्कर है। तो टी क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कि आप जब कन्वर्ट करते हो कैश को किसमें, मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर, तो कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, वो क्या कॉस्ट है। और डेली कैश फ्लो में वेरिएंस कितना है, कितना डेली कैश फ्लो हो रहा है। और फिर आई क्या है, डेली परसेंटेज इंटरेस्ट रेट, कि जो आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदते या बेचते हो उसके ऊपर परसेंटेज रिटर्न कितनी आ रही है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर। तो इस मॉडल को अपना करके आप क्या निकाल सकते हो, ये अपर लिमिट भी निकाल सकते हो, और ये इसका जेड का फार्मूला है। क्लियर। तो मिलर और मॉडल जो है वो ज्यादा अच्छा है, सुपीरियर है किसके बजाय, बाउमल मॉडल के बजाय, क्योंकि बाउमल मॉडल जो है उसमें आप फ्लक्चुएशंस को डील नहीं करते, जबकि मिलर और मॉडल के अंदर आप क्या करते हो, जो कैश बैलेंस है उसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस आ रही है रैंडमली, उसको आप विद इन द अपर और लोअर लिमिट आप उसको डील करते हो। तो इस पर्टिकुलर मॉडल से हमें दो क्वेश्चन होते हैं कैश मैनेजमेंट के अंदर, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको डील करने का मौका मिलता है। वो क्वेश्चन क्या होते हैं कि कब आपको परचेज करना चाहिए या कब आपको सेल करना चाहिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज को, जो आपने एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज परचेज कर रखी हैं। जब आपके पास कैश एक्स्ट्रा पड़ा होता है तो आप उसको कहाँ लगा देते हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। वो सिक्योरिटीज जिनको कभी भी बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो, वो कब करना चाहिए वो। तो हमें पता लग गया था ना कि जब ये आपका अपर और लोअर लेवल से ऊपर निकल जाता है तब आपको परचेज करना चाहिए, और जब ये नीचे आ जाता है तब आपको सेल करना चाहिए। तो इसने बड़े क्लियरली बताया है। और हाउ मच शुड द अमाउंट ऑफ परचेज और सेल, कितना अमाउंट आपको सेल और परचेज करना चाहिए, उतना अमाउंट करना चाहिए जब तक कि वो रिटर्न लेवल पे ना आ जाए। ये दोनों बातें हमें उसने बताई है।
तो ये मिलर और मॉडल बहुत ही अच्छा मॉडल है। तो एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से डायग्राम बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लास्ट जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो। देखिए बेटा, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि कैश मैनेजमेंट का मतलब दो तरीके होते हैं कैश को मैनेज करने के। दो ऑब्जेक्टिव थे कैश मैनेजमेंट के। पहला तो ये था कि हमें एक ऑप्टिमम अमाउंट निकालना है कैश का। ऑप्टिमम कैश अमाउंट निकालना है, ना तो वो ज्यादा होना चाहिए ना वो कम होना चाहिए। दूसरा ये था कि हमें जो कलेक्शन है वो प्रॉम्प्टली करनी है, कलेक्शन हमें जल्दी करनी है और पेमेंट हमने लेट करनी है ना। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव था कैश मैनेजमेंट का, तो कि कैश फ्लो को आप कितना अच्छा मैनेज कर रहे हो। तो ये जो दूसरा पार्ट है हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं मैनेजिंग द कैश फ्लो के अंदर। देखिए, कैश मैनेजमेंट का मतलब ये भी होता है कि आप प्रॉम्प्ट कलेक्शन करें और एफिशिएंट डिस्बर्समेंट ऑफ कैश करें, कि कैश की जो पेमेंट आपको करनी होती है उसको आप एफिशिएंटली करें, टाइमली पेमेंट करें, पहले ना करें। और आगे इसके और भी टेक्निक्स हैं। तो मोटा मोटी बात यह है कि डेटर्स से तो हमने कलेक्शन करनी है जल्दी जल्दी ताकि हमारे पास पैसे आ जाएं, और हमारे पास जो पैसे हैं उनको हमने बहुत ही एफिशिएंटली यूज करना है। किसको? कैश पेमेंट करने में। पहले पेमेंट नहीं करनी। इस तरह से कुछ तरीके अपनाने हैं कि पेमेंट तो लेट से लेट हो बट कलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो इसके अंदर दो तरीके हैं किस तरह से हम कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हैं। इसमें दो तरीके आते हैं बेटा। पहला है एक्सेलरेटिंग द कैश कलेक्शन, कि जो आप कैश कलेक्ट करते हो डेटर से उसको थोड़ा जल्दी करो, उसको सारे जल्दी से जल्दी उसको लेने की कोशिश करो। और दूसरा स्लोइंग द डिसबर्समेंट, कि जो आपने पेमेंट करनी है उनको थोड़ा स्लो कर दो, तो आपके पास पैसा पड़ा रहेगा, ज्यादा पैसे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर से लेने की। तो एक्सेलरेटिंग द कैश कलेक्शन का क्या मतलब है कि कस्टमर को आप इनकरेज करो कि वो क्विकली पेमेंट करें और उनकी जो पेमेंट है चेक से आई है या ड्राफ्ट के थ्रू आई है वो विदाउट एनी डिले बैंक में चली जाए और बैंक से जल्दी से आपके अकाउंट में आ जाए। तो उनको क्विकली पे करने के लिए आप उनकी जो कैश डिस्काउंट दे सकते हो, कुछ टेक्निक्स आप लगा सकते हो। ठीक है, जैसे उनको एक एनवलप दे दिया कि आप फटाफट जैसे ही आपके पास पहुंचे आप फटाफट चेक हमारे पास भेज दो, आरटीजीएस कर दो, नेफ्ट कर दो, आप अकाउंट नंबर फटाफट दे दो, आप अपने ही बैंक में ले लो, किसी और बैंक में नहीं जाए वो चेक। तो इस तरह की कुछ टेक्निक्स हमें लगानी चाहिए जिससे कि क्या हो, हमारा जल्दी से जल्दी हमें कैश मिल जाए उससे, कस्टमर से। तो कस्टमर को हम कैश डिस्काउंट दे सकते हैं और इस तरह के पूरे प्रयास करने चाहिए कि कस्टमर जो है जल्दी से जल्दी हमें चेक दे दे और उस चेक को हम जल्दी से बैंक में दे दें और बैंक से हमें जल्दी पेमेंट मिल जाए। तो इसके लिए क्या टेक्निक्स हम लगा सकते हैं? कुछ टेक्निक्स हैं जिससे कि ये टाइम गैप कम हो सकता है। कौन सा टाइम गैप? कस्टमर से चेक मिलने तक और कस्टमर से जो चेक मिला है उसको बैंक में देने तक और फिर बैंक से आपको कैश मिलने तक का जो टाइम गैप मिलता है उसको कम करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो पहला जो उपाय है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलेक्शन सेंटर या कंसंट्रेशन बैंकिंग। ये छोटे मार्क्स के अंदर आ सकता है क्वेश्चन कि कलेक्शन सेंटर या कंसंट्रेशन बैंकिंग का क्या मतलब है। तो बेटा, इस टेक्निक के अंदर जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं उनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं अलग अलग जगहों के ऊपर। तो उसमें से वो क्या करते हैं, कुछ ब्रांचेस को पेमेंट के लिए कस्टमर को बोल देते हैं कि आप हमारे हेड ऑफिस में पेमेंट मत करो, आप हमने जो हमारी जो ब्रांच है वहां पे पेमेंट कर दो। तो इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन सेंटर। ठीक है, जैसे कोई फर्म है तो उसके पूरे इंडिया में काफी उसने ब्रांचेस हैं उसकी। तो जैसे आपने मान लो दिल्ली से बेंगलोर को सामान भेजा है तो बेंगलोर से वापस पेमेंट दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, वो बेंगलोर में ही उनका सेंटर बना हुआ है, वहीं पे पेमेंट वहीं पे वो चेक दे देगा। तो इसको हम बोलते हैं कलेक्शन सेंटर। तो इस कलेक्शन सेंटर के अंदर उसी शहर के अंदर जहां पे आपका कलेक्शन सेंटर है वहीं पे लोकल बैंक होता है, उसी बैंक में फर्म का खाता भी होता है। तो वो क्या होता है, फटाफट से लोकल जाकर के फर्म के खाते में वो चेक लग जाएगा और जल्दी पेमेंट हो जाएगी, लोकल बैंक में ही पेमेंट हो जाएगी बेंगलोर के अंदर ही। तो सारे के सारे कलेक्शंस जो होते हैं वो डेली आपके किस में चले जाएंगे? हेड ऑफिस के अंदर चले जाएंगे। तो उससे आपको काफी जल्दी पैसा आपके अकाउंट में हेड ऑफिस में पहुंच जाएगा। अदरवाइज ये नहीं होता तो क्या होता, बेंगलोर से पेमेंट दिल्ली आ रही है, दिल्ली बैंक में लगाओगे, फिर वो 10-15 दिन लग जाएंगे इस प्रोसेस में। क्लियर? तो इससे गैप कम हो जाता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ
कलेक्शन सेंटर बनाने की या कंसंट्रेशन बैंकिंग की। दूसरा सिस्टम है लॉक बॉक्स सिस्टम, ये इससे भी आगे की बात है। इसमें आप क्या करते हो, जहाँ पे आपके ये कलेक्शन सेंटर होते हैं वहीं पे आप जो पोस्ट ऑफिस का लॉक बॉक्स लगवा लेते हो। एक पोस्ट ऑफिस जो होते हैं उसके जो लॉक बॉक्स होते हैं जिसमें आप चिट्ठी पत्र डालते हो, वैसा आप लॉक बॉक्स कहाँ लगवा लेते हो, कलेक्शन सेंटर में। और जो बैंक जो है जिसमें आपका अकाउंट है उस लोकल जगह के अंदर, कलेक्शन सेंटर के अंदर, मान लो आपका कलेक्शन सेंटर बेंगलोर के अंदर है, तो बेंगलोर का जो लोकल बैंक है वहां पे आपका अकाउंट है। तो ये बैंक वाले क्या करेंगे, सीधा एक दिन में 2-4 बार चले जाते हैं और इस लॉक बॉक्स की चाबी इनके पास होती है। जितने भी चेक आए हुए हैं वो सीधा आपके बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे आपका और भी टाइम बचेगा, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट में हम क्या कर रहे थे, कस्टमर सेंटर पे आएगा, फिर वो चेक देगा आपको, फिर आप उस चेक को बैंक में देके आओगे। और लॉक बॉक्स सिस्टम में क्या हो रहा है, बैंक जो है वो खुद ही लॉक बॉक्स सिस्टम की चाबी उसके पास है, तो इस बॉक्स के अंदर कस्टमर जो है वो फटाफट चेक डाल देते हैं सीधा ही, और आपको सीधा चेक की अमाउंट मिल जाती है। तो इससे टाइम और भी कम हो जाता है। तो ये 2 मेथड है जिससे कि आप पेमेंट बहुत जल्दी ले सकते हो कस्टमर से। बट लॉक बॉक्स सिस्टम थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्योंकि बैंक वाले आपको ये एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हैं, वो खुद जाकर के चेक ला रहे हैं और इस तरह कर रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए कि कॉस्ट कितनी पड़ रही है, बेनिफिट कितना हो रहा है। दूसरी बात आती है स्लोइंग द डिसबर्समेंट, और इसको हम पेबल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, कि जो आप पेमेंट करते हो उसको हम स्लो कैसे करें। देखिए, हमने डेटर से तो जल्दी जल्दी लेना है, बट पेमेंट स्लो करनी है। स्लो करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी मार्केट गुडविल खराब करनी है या फिर कैश डिस्काउंट मिल रहा है उसको नहीं लेना। अगर आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो आप जल्दी पेमेंट कर दो, बट इसकी कुछ टेक्निक्स हैं कि कैसे आप इसको स्लो कर सकते हो। तो पेमेंट शुड बी मेड एज लेट एज पॉसिबल विदाउट डैमेजिंग द गुडविल एंड क्रेडिट रेटिंग ऑफ द फर्म, कि फर्म की ख्याति भी प्रभावित ना हो, फर्म की इमेज प्रभावित ना हो, ना ही उसकी क्रेडिट रेटिंग प्रभावित हो। कुछ टेक्निक्स है बेटा। पहली टेक्निक क्या है, अर्ली पेमेंट तो कभी नहीं करनी। मतलब मान लो 20 तारीख को कोई पेमेंट करनी है आपने, 20 दिसंबर को, तो आप पेमेंट कर रहे हो 1 तारीख को ही क्योंकि आपके पास पैसे पड़े हैं। ऐसे कभी नहीं करना बिजनेस में, क्योंकि 20 का मतलब 20 को ही पेमेंट करनी है। क्योंकि अगर आपने 1 को कर दी तो ये 20 दिन तो आपको फिर कैश चाहिए, कैश कम हो जाएगा ना आपका। अर्ली पेमेंट कभी नहीं करनी, ना ही लेट पेमेंट करनी है, ना ही अर्ली पेमेंट करनी है, टाइम पे पेमेंट करनी है। 20 का मतलब 20 को ही पेमेंट करेंगे हम। दूसरा सेंट्रलाइज्ड डिसबर्समेंट, ये भी एक अच्छी टेक्निक है। इसमें आप क्या कहते हो, मान लो आपको कोई पेमेंट करनी है और आपका हेड ऑफिस है दिल्ली में और आपकी ब्रांचेज है नीचे, पूरे इंडिया में आपकी ब्रांचेज हैं, बेंगलोर में, हैदराबाद में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे जो भी पेमेंट होगी वो हेड ऑफिस से होगी, सेंट्रलाइज पेमेंट होगी। तो जब भी कोई पेमेंट करनी होगी तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये भेजना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन ऊपर भेजनी पड़ेगी, ऊपर से फिर नीचे फिर इन्फॉर्मेशन आएगी, तो सारा कुछ ऊपर से होगा। तो इस तरह टाइम लग जाएगा पेमेंट होने में। तो इस तरह आपको मौका मिल जाएगा कैश अपने पास रखने का, पेमेंट लेट करने का। जैसे सरकारी सिस्टम में होता है ना कि ऊपर दिल्ली से पैसा आएगा, वो सेंट्रलाइज डिसबर्समेंट है, उससे वो टाइम निकल जाता है उनको। थर्ड टेक्निक है फ्लोट। फ्लोट भी एक बहुत अच्छा मेथड है जो आपके पेमेंट जो आप करते हैं उसको स्लो करने का। फ्लोट का क्या मतलब होता है कि वो चेक का वो अमाउंट जो आपने चेक बना के तो दे दिया है, बट अभी तक बैंक में वो प्रोसेस नहीं हुआ, बैंक में अभी तक उसने शो नहीं किया बंदे ने। जिस कस्टमर को आपने चेक दिया है तो वो अमाउंट अभी तक फंसा पड़ा है किसमें, क्रेडिटर्स को तो आपने दे दिया बट उसने बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं किया। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने जो कस्टमर को चेक दिया है तो वो प्रेजेंट करने में 5-10 दिन लगा देता है कि आज उसको चेक मिला है, फिर वो आगे हेड ऑफिस में भिजवाएगा उस चेक को, फिर आगे हेड ऑफिस में सारी क्लियरेंस होगी, तो कम से कम ये मान लो 15 दिन लग जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा मौका है कि 15 दिन का आपको टाइम है, आपने चेक तो काट के दे दिया है, चेक पैसे हालांकि ना है, पैसे नहीं है आपके अकाउंट में, बट फिर भी आपने चेक काट दिया है क्योंकि आपको पता है कि इसमें 15 दिन लग जाएंगे और 15 दिन के बाद आपके पास फिर क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो इस तरह से आप एवरेज टाइम निकाल सकते हो कि कोई कस्टमर जब आपसे लेके जाता है तो वो कितने दिनों तक चेक को प्रेजेंट नहीं करता है बैंक के अंदर। मान लो वो 7 दिनों तक प्रेजेंट नहीं कर पाता है,
भी आपने 3 दिन तो आपको लग गए, फिर 2-4 दिन उसको भी लग जाते हैं शो करने में, फिर बीच में संडे आ जाता है, कुछ ऐसा करके आपको पता लग गया कि 7-8 दिन लग जाते हैं। तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो, आप चेक काट के दे दोगे, फिर इन्हीं 7 दिनों तक आप इस कैश को यूज भी कर सकते हो, फिर 7 दिन के बाद वो पेमेंट हो जाएगी बैंक में लग करके। बट इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, कहीं चेक आपका बाउंस ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है, बट ये रिस्की है थोड़ी। लास्ट है अक्रूवल। अक्रूवल का मतलब क्या होता है कि कुछ एक एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा ही जब वो सर्विस दे देते हैं उसके बाद करने चाहिए। जैसे आप रेंट देते हो, वेजेस देते हो, ये सारे खर्चे हम कब करते हैं, जब हमने एक्चुअल में वो उनसे काम करवा लिया है एट द एंड ऑफ द मंथ। तो काम होने के बाद में हम एट द एंड ऑफ द मंथ देते हैं, तो पूरा 1 महीना आपके पास बच जाता है पेमेंट ना करने के लिए। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टेक्ट मी। ये जो टॉपिक मैंने करवाया है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डीके गोयल और शैली गोयल की बुक से करवाया है।